कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नब्ज नब्ज में बिखरना कमाल होता है, कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नब्ज नब्ज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, मेहनत करते रहिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यू रूट कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के, और आप जुड़ जाइए एक बार इस सेशन से। आज का जो करंट के क्वेश्चंस होंगे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, तो एक बार सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आज का करंट का पहला क्वेश्चन कि एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? शेख तलाल या के राजारमन या प्रमोद कुमार या रघु राजन? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एशिया ओलंपिक संघ परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं गुरुजी? शेख तलाल जो एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं गुरुजी के राजारमन की, तो गुरुजी के राजारमन IFS क्या बने गुरुजी? IFSCA के अध्यक्ष बने हैं। IFSCA के अध्यक्ष मतलब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गुरुजी। अगला क्वेश्चन था आपका कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त की गई है। साइना, रवनीत कौर, जिया कंवर या इनमें से कोई नहीं? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, रवनीत कौर को हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। बात करते हैं गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सेटियांगो पेनो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रांगवेग, जापान या भूटान या नेपाल? जी हां प्रांगवे है और आपका देश। तो साफ दीजिए आपका राइट ऑप्शन, प्रांगवे के नए राष्ट्रपति गुरुजी सेटियांगो पेनो हाल ही में बने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विश्व शतरंज चैंपियन दिनक लीरेन किस देश के हैं? जो हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन है दिनक लीरेन किस देश के हैं? चीन, भारत या एशिया या रूस या रसिया या रूस? 4 ऑप्शन आपके सामने बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल वो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, डिंग लिरेंग। जी बिल्कुल डिंग लिनेन थे जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता था, जो गुरुजी आपके चीन के थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कि 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस या विश्व हिंदी दिवस या राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन, जी बिल्कुल विश्व युवा कौशल दिवस है जो आपको 15 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं गुरुजी शिक्षक दिवस की, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गुरुजी? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी विश्व हिंदी दिवस की, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं गुरुजी राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस गुरुजी कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। साथ में लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लेते जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, और जो अपने लाडले अग्निवीर आर्मी के योद्धा है उनके लिए कड़ा ही
इंपॉर्टेंट रहता है ये चैप्टर जो दिवस वाला, क्योंकि अग्निवीर में जो दिवस से रिलेटेड है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था इस बार, और आगे भी आशा करते हैं कि दिवस से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और एसएससी लेवल का तो फेवरेट सब्जेक्ट जो टॉपिक रहता है दिवस का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बीएसएफ की स्थापना दिवस कब हुई थी, कि बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बीएसएफ की स्थापना, बॉर्डर ऑफ सेक्रेटरी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। 1665, 1948, 1835 या 1839। तो साफ दीजिए एक बार राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर ऑफ सेक्रेटरी फोर्स जिनकी स्थापना हुई थी लाडले 1665 को हुई थी। तो बात करते हैं गुरुजी 1948 को किसकी हुई थी। गुरुजी एनसीसी की स्थापना हुई थी, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी। बात करते हैं गुरुजी 1835 में। तो 1835 में गुरुजी जो असम राइफल है, असम राइफल सेना है, इस असम राइफल की सेना की स्थापना हुई थी 1835 में। बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी 1839 में। तो गुरुजी 1839 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। मतलब इसको शॉर्ट में बोला जा सकता है सीआरपीएफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। 1665 को बॉर्डर ऑफ सेक्रेटरी फोर्स की स्थापना हुई थी। 1948 में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना हुई थी। 1835 में असम राइफल की हुई थी और 1939 में गुरुजी सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, जिसमें कोबरा कमांडो गुरुजी सीआरपीएफ के जो पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध है। बात करते हैं कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहां लगाया। गुरुजी असम में, बिहार में, बंबई में या राजस्थान में। तो साफ दीजिए एक बार राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल साफ दीजिए। देखो मेहनत करते रहोगे सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेहनत करते रहो, सफलता आपको इसके दिन अवश्य प्रदान होगी। तो गुरुजी भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना गुरुजी वो असम में लगाया गया था। गुरुजी असम में कहां गया लगाया था। गुरुजी डिगम्बोई में लगाया गया था। गुरुजी बात करते हैं बंबई की। तो गुरुजी बंबई से भी अगर सूती वस्त्र नगरी या सूती वस्त्र, भारत की सूती वस्त्री राजधानी, भारत की जो सूती वस्त्र राजधानी है वो कहां है गुरुजी। सूती वस्त्र राजधानी गुरुजी बंबई को कहा जाता है। गुरुजी राजस्थान की राजधानी बहुत गुरुजी सबको पता होगा, राजस्थान की राजधानी गुरुजी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है। अमरकंटक, जानापावा, कचखारण या खमनोर की पहाड़ियां। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, जानापावा, कचखारण या खमनोर की पहाड़ियां। जी बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात की जो जीवन रेखा भी कहलाती है कौन सी गुरुजी, नर्मदा नदी। कहां की गुरुजी, गुजरात की। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, लाडले नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसके अलावा गुरुजी ये कहां से गुजरती है। गुरुजी ये आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से गुजरती है, यहां से स्टार्ट होती है। बात करते हैं गुरुजी जानापावे की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है। तो गुरुजी जानापावे की पहाड़ियों से गुरुजी जो चंबल नदी है, कौन सी, जो चंबल नदी है उसका उद्गम जानापावे की पहाड़ियों से होता है। बात करते हैं गुरुजी कच्छ के रण। तो कच्छ के रण में कौन सी नदी गिरती है। तो गुरुजी जो कच्छ का रण है उसमें आपकी जो लूणी नदी है, कौन सी गुरुजी, जो लूणी नदी है वो लूणी नदी कच्छ के रण में जाकर गुजरती है। वो लूणी नदी ऐसी नदी है जो आधे रास्ते पे तो मीठी होती है और आधे रास्ते बाद में आपके वहां पे खारी हो जाती है और लास्ट में जाके कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है या वहां पे जाकर अंत हो जाता है, जिसका अंतिम पॉइंट होता है। बात करते हैं खमनोर की पहाड़ियां। तो गुरुजी खमनोर की पहाड़ियां की जो शुरुआत होती है वहां से कौन सी नदी निकलती है। तो गुरुजी जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है गुरुजी बनास नदी।
कौन सी है गुरुजी? बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियों से होता है, जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि नर्मदा नदी गुरुजी अमरकंटक की पहाड़ियों से, चंबल नदी गुरुजी जानापावी की पहाड़ियों से, और लूनी नदी जो कच्छ के रण से विलुप्त हो जाती है, और बनास नदी जो खमनोर की पहाड़ियों से आगमन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? सामवेद, अथर्ववेद, युजुर्वेद या ऋग्वेद? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो संगीत की जो उत्पत्ति हुई थी लाडले, वो आपके इस सामवेद से हुई है। किससे हुई है गुरुजी? सामवेद से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। बात करते हैं गुरुजी अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद में किसका वर्णन है गुरुजी? जितने भी जो जादू टोने हैं, जो जादू टोने हैं, उन जादू टोनों का सारों का सारा विवरण किसमें है गुरुजी? अथर्ववेद में वर्णित मिलता है गुरुजी। दूसरी बात करते हैं कि जितने भी शैतान हैं, कैसे जैसे अपन कहते हैं कि इसमें भूत बढ़ गया, इसमें प्रेत बढ़ गया, वो भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। और उनके जो सारे मंत्र हैं उनको निकालने के, जो कई देवताओं की जिनके पास शक्ति होती है, वो इन नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं। उन शैतान एनर्जियों को या अंधविश्वासों को, अंधविश्वास को, ये सारे के सारे मंत्र किस में वर्णित है गुरुजी? आपके अथर्ववेद में वर्णित है। बात करते हैं आपके युजुर्वेद की। तो गुरुजी युजुर्वेद में क्या है गुरुजी? इसमें जो यज्ञ के समय बोले जाने वाले जो जितने भी मंत्र है, कौन से गुरुजी? यज्ञ के समय, यज्ञ, या इससे बोल सकते हैं गुरुजी हवन, हवन के समय जितने भी जो मंत्र बोले जाते हैं, वो सारे के सारे मंत्र किस में वर्णित है गुरुजी? आपके युजुर्वेद में वर्णित मिलते हैं। बात करते हैं गुरुजी ऋग्वेद की। तो गुरुजी ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? तो गुरुजी जो आपके ऋग्वेद में पहली बात तो गुरुजी इसमें 1028 सूक्त है। कितने गुरुजी? 1028 सूक्त है। इसके अलावा गुरुजी इसमें 10 इसमें मंडल है। कितने गुरुजी? 10 इसमें मंडल है। और जो इसका तीसरा मंडल है, कौन सा गुरुजी? तीसरा मंडल। उस तीसरे मंडल में जो आपके भगवान सूर्य देवता, कौन से गुरुजी? सूर्य देवता सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो आपका समर्पित इनको जो देवताओं से तीसरे मंडल में स्थित गायत्री मंत्र है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन सा था गुरुजी? गायत्री मंत्र इसी में वर्णित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल, कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे? कि वास्को डी गामा है जो भारत कब आए थे? 1498, 1550, 1680 या 1740? तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल लाडले, तेरा राइट ऑप्शन है गुरुजी। जो वास्को डी गामा थे वो भारत में आपके 20 मई 1498 में भारत में आए थे। किस राज्य से गुरुजी? केरल के राज्य में सर्वप्रथम इन्होंने प्रवेश किया था। जो समुद्री की यात्रा करते हुए भारत में जो केरल राज्य, वहां से जो कोझिकोड, कहां के गुरुजी? जो कोझिकोड जहां का जिला है, वहां पे उन्होंने प्रवेश किया था। और गुरुजी वहां पे जो कल्लिकट गांव है या कप्पड़ गांव, कल्लिकट में कप्पड़ गांव, कल्लिकट के जो कप्पड़ गांव है, यहाँ कप्पड़ गांव में उन्होंने प्रवेश किया था। तो गुरुजी बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी जो 1497 में ये जो भारत की खोज के लिए निकले कब थे, ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए कब निकले थे। तो गुरुजी 1497 में ये भारत की खोज के लिए निकले थे, समुद्री यात्रा करते हुए। 1498 में 20 मई को भारत में पहुंचे थे। जो कोझिकोड जिले के कल्लिकट या कप्पड़ गांव में प्रवेश किया था, जो केरल में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना किसकी होती है? तारक काय की, गोल्जी काय की, माइटोकॉन्ड्रिया की या तैम पृथ्वी जालिका की?
तो साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका ये। जी बिल्कुल साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बैलगाड़ी का पहिया है उसके पहिए के समान किसकी संरचना होती है गुरुजी, जो तारककाय होता है उस तारककाय की संरचना होती है बैलगाड़ी के पहिए के समान। बात करते हैं गुरुजी गोल्जिकाय से सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है कि गोल्जिकाय की खोज किसने की थी, तो लाडले कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जिकाय की खोज की थी और कैमेलियो गोल्जी के नाम पे ही इस कोशिकांग का नाम गोल्जिकाय पड़ा था। बात करते हैं गुरुजी आपके इस माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी किसने की थी गुरुजी, वो खोज की थी अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था गुरुजी, वो नाम किसने दिया था, लाडले वो शिबेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कोशिका का शक्ति ग्रह, क्या पूछा जा सकता है गुरुजी, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। इसके अलावा और दूसरा नाम पूछा जा सकता है तो वो होता है गुरुजी कोशिका का शक्ति केंद्र। कोशिका का शक्ति केंद्र भी किसे कहा जाता है गुरुजी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बात करते हैं अंत्य प्रतिवी जालिका की, जो जालिका संरचना होती है जिसे ईआरबी बोला जाता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैवद्रव्य जालिका संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शहद का प्रमुख घटक होता है, कि शहद है उसका जो प्रमुख घटक होता है वह क्या है, तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देर के शहद का जो प्रमुख घटक। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य प्रदान होती है। लाडले मेहनत करते रहो, इस बार नहीं तो उस बार, इस बार नहीं तो अगली बार सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी, क्योंकि ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं लाडले। बिल्कुल शहद का जो प्रमुख घटक होता है गुरुजी वो फ्रैक्टोज होता है। और ग्लूकोज से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो ग्लूकोज का सूत्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो C6H12 है O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। बात करते हैं गुरुजी अगले क्वेश्चन की ओर कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, अग्नाशय है, पीयूष है या थायराइड। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है या पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। बात करते हैं गुरुजी आपके इस यकृत की या अग्नाशय की या आमाशय की। गुरुजी जो आपका आमाशय होता है कहां पे गुरुजी, जो आमाशय, आमाशय के नीचे जो ग्रंथि पाई जाती है वो होती है अग्नाशय, और आमाशय के ठीक ऊपर त्रिभुजनुमा जो होती है वो कौन सी होती है गुरुजी, यकृत। और यकृत के नीचे छोटी सी दाने समान संरचना होती है वो कौन सी होती है गुरुजी, पित्ताशय, वो होती है पित्ताशय ग्रंथि। जी गुरुजी बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि कहां होती है गुरुजी, मस्तिष्क में होती है, मटर के दाने के समान, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है। ये सभी ग्रंथियों पे नियंत्रण करती है। और इस ग्रंथि के ऊपर भी एक ग्रंथि होती है जो हाइपोथैलेमस होती है, जो भूख प्यास मिटाने का कार्य करती है। भूख प्यास लगना है वो किसका कारण होता है गुरुजी, हाइपोथैलेमस का होता है, जो सभी ग्रंथियों पे नियंत्रण करती है। लगभग सभी ग्रंथियों पे तो जो आपकी मास्टर ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि यह नियंत्रण करती है। और इसके ऊपर भी नियंत्रण कौन करती है गुरुजी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रण करती है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बात करते हैं थायराइड की, तो गुरुजी थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि गुरुजी आपके गले में होने वाली होती है। गुरुजी जो आपका जो अग्नाशय होता है गुरुजी, कौन सा गुरुजी, आपका जो आमाशय होता है, आमाशय में 3 भाग होते हैं गुरुजी, जिसमें कार्डियक पंडिक एंकुलिस होता है, जिसमें गुरुजी जो आपका कार्डियक भाग होता है उसमें HCl होता है। गुरुजी ये HCl इतना प्रबल अम्ल होता है कि अगर इस
अम्ल को बाहर निकाल लिया जाए शरीर से, और अगर हथेली पे रखा जाए एक बूंद को, तो एक बूंद को अगर हथेली पे रख लिया जाए तो हाथ हथेली के आर पार छेद कर देता है। इतना प्रबल अम्ल होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है गुरुजी वो 2 होता है। यह बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। इसलिए तो गुरुजी ये यहाँ पे फिर नष्ट क्यों नहीं करता, शरीर के अंदर कोशिकाओं को नष्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि जो आपके यहाँ पे और चारों ओर जो परत होती है, इसमें जो कार्डियक भाग में आमाशय के, तो वो क्या कीजिए, जो म्यूकस की बनी परत होती है, जो आपके भोजन में पाचन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा जो भोजन के साथ जीवन जो कीटाणु आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य भी कौन करता है? लाडले, वो भी आपका ये HCl ही करता है। इसके आगे जो पंडिक भाग होता है, जिसमें जो रुजिन में संरचना होती है, जिसमें भोजन सबसे ज्यादा 4 घंटे तक रुकता है। आज बात करते हैं यहाँ से यकृत से गुरुजी जो पित्तरस निकलता है, जो पित्ताशय में संग्रहित रहता है, फिर ये आपके यहाँ पे भोजन में संचयित हो जाता है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं बीपी मापने वाला यंत्र, बीपी को मापने वाला यंत्र या रक्त दाब को मापने वाला यंत्र, स्पेग्नोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इनमें से कोई नहीं। बीपी या रक्तदाब को मापने वाला यंत्र, ब्लड प्रेशर, तो बिल्कुल गुरुजी जो स्पेग्नोमेनोमीटर होता है उसके द्वारा आपकी बीपी को मापा जाता है। गुरुजी बात करते हैं स्टेथोस्कोप की, तो लाडले जो स्टेथोस्कोप होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा गुरुजी जो हृदय की जो ध्वनि होती है या हृदय की ध्वनि को सुना जाना है, या हृदय की जो कहां से कौन कौन सी आवाज में क्या दिक्कत आ रही है, जो दाएं कपाट और बाएं कपाट होती है उनके आवाजों से पता लगाया जाता है। जो आवाज कैसी होती है गुरुजी? हृदय के कपाटों के चिपकने से जो आवाज आती है वो कैसी होती है गुरुजी? वो ध्वनि होती है आपकी लबडब। वो ध्वनि कैसी होती है लाडले? लबडब होती है, जो स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनी जाती है, जो डॉक्टर कान में डाल के हृदय से आपके जो स्टेथोस्कोप लगा के आवाज को सुनते हैं। बात करें गुरुजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसके द्वारा हृदय में कहां से क्या दिक्कत है इसके द्वारा पता लगाया जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं करंट लग जाता है तो सबसे ज्यादा डॉक्टर आते हैं पहले ईसीजी करवाया जाता है। बात करने अगर हृदय के मरीज है तो उनका भी सबसे पहले ईसीजी करवाया जाता है, और ईसीजी के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि हृदय का कौन सा भाग काम नहीं कर रहा है। इससे पहले डॉक्टर जाते हैं, सबसे पहले ईसीजी करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हृदय के द्वारा एक बार पंप करने में लगा समय कितना होता है? 72 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, या 60 सेकेंड, या 40 सेकेंड? तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी लाडले, जो हृदय के द्वारा एक बार पंप करने में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल, जो हृदय के द्वारा एक बार पंप करने में लगा समय गुरुजी कितना होता है? गुरुजी 0.8 सेकेंड लगता है। अब बात करते हैं गुरुजी हृदय का जो एक बार पंप करते हैं तो एक बार पंप करने में कितना ml रक्त निकलता है? गुरुजी एक बार पंप करता है तो आपका जो 70 ml रक्त आता है वो एक बार पंप के द्वारा निकल जाता है। अब बात करते हैं गुरुजी 70 ml का, तो 1 मिनट में कितने गुरुजी? 1 मिनट होता है, उस 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है गुरुजी मनुष्य का हृदय? 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है गुरुजी? 60 सेकंड होती है, और 60 सेकंड में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो 72 बार धड़का, इसके एक बार धड़कने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। तो गुरुजी आपको यहां पे 1 मिनट में 60 सेकंड, तो गुरुजी 60 सेकंड में आपको 72 का भाग लगाने पे आपको 1 सेकंड का पता लग जाएगा। तो गुरुजी 0.8 सेकंड आ जाता है आपका एक बार धड़कने में। तो गुरुजी अगर एक बार धड़का इतना समय, तो 60 एक बार ml में होगा गुरुजी 72 ml, तो 60 × 72 हो गया। तो गुरुजी 5000 आपका 40 ml, लगभग 5 लीटर आपके 1 मिनट में, 5 लीटर 1 मिनट में आपका पंप करता है। मतलब 1 मिनट के अंदर आपका 5 लीटर रक्त हृदय से होकर गुजर जाता है, और हृदय से गुजर के जो ऑक्सीजन मिल जाती है फेफड़ों के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है, जो ऑक्सीजन युक्त होता है। तो आपका सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा हुआ गुरुजी? हृदय हुआ। तो हृदय का ख्याल रखिए,
हृदय बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है, सबसे व्यस्ततम कार्य भी यही करता है, तो इसको कभी दुख ना दे, हृदय को संभाल के रखें। जी हाँ, हृदय का जो आकार होता है गुरुजी इस प्रकार का होता है, जो 4 कोष्ठकीय होता है। कहीं अलग अलग ऐसी डिजाइने बनाते हैं गुरुजी, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा ही होता है, 4 कोष्ठकीय होता है जिसमें 2 आलिंद 2 नीले होते हैं। तो दिल का ख्याल रखिए, किसी का दिल ना दुखाइए। जब किसी से रिश्ता रखो तो बिना किसी पर्पज के रखो, वही रिश्ता कहलाता है जिसमें कोई द्वेष ना हो, किसी प्रकार की पर्पज ना हो, और बिना किसी द्वेष भावना के रखा जाता है, वही एक रिश्ता होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हाँ, उपजाऊ मृदा कि उपजाऊ मृदा का पीएच मान कितना होता है, किसी की भावनाओं में न बहकना है। उपजाऊ मृदा का पीएच मान बताइए, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7 या 10 से 12। जी हाँ, उपजाऊ मृदा या उपजाऊ जो मिट्टी होती है, उपजाऊ के लिए जो मिट्टी होती है उसका पीएच मान कितना होता है, ये हमें बताना है। जी बिल्कुल, उपजाऊ मिट्टी मतलब जिसमें आपकी जो फसल है आवश्यकता से अनुसार उग सकती है, जो आवश्यकता अनुसार पैदावार दे सकती है, जिसके लिए पीएच मान होता है गुरुजी 6 से 7। मतलब आपका जो मान होता है वो अम्लीय ही होना चाहिए। कितना होता है गुरुजी? अम्लीय। क्योंकि जो आपकी पीएच स्केल होती है उस पीएच स्केल में लाडले उस पीएच में 0 से 7 तक मान होते हैं वो गुरुजी अम्ल होते हैं, और 7 से जब 14 तक होते हैं वो गुरुजी सार होते हैं। क्या होते हैं? सार होते हैं मेरे लाडले। ठीक है, और 7 पे क्या होता है गुरुजी? उदासीन होता है। जो आपका जल का पीएच मान होता है गुरुजी 7 और समुद्री जल का 8.4 होता है। तो जो आपका लगभग दुर्बल अम्ल ही मान सकते हो, प्रबल अम्ल तो नहीं मान सकते, क्योंकि मान आपका 6 से अबो निकल गया है, 7 तक पहुंच गया है, तो आपका दुर्बल अम्ल इनका मान होना चाहिए, ज्यादा अम्लीय नहीं होना चाहिए। उस प्रकृति का आपकी मिट्टी होनी चाहिए जो ज्यादा उपजाऊ या ज्यादा पैदावार दे सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग में अब बेटे जितना पेन चलाओगे उतनी ही आपको याद होगी। बड़े मजेदार सब्जेक्ट है रीजनिंग। गुरुजी, तांबा खनिज लकड़ी के वेन आरेख बनाइए। जी हाँ, वेन आरेख जो आज का चैप्टर रहेगा, तो वेन आरेख से जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और बीएसटीसी वाले सारे बच्चे जुड़ जाइए एक बार, क्योंकि वेन आरेख से जो आपको रीजनिंग के चैप्टर है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो तांबा खनिज लकड़ी वेन आरेख में बताइए, तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा कि तांबा बन सकता है? पहला ऑप्शन बन सकता है, दूसरा या तीसरा या चौथा ऑप्शन बनेगा। तांबा खनिज लकड़ी, जी बिल्कुल, तांबा और खनिज ये तो दोनों मिलते मिलते लग रहे हैं, क्योंकि गुरुजी तांबा क्या है? एक खनिज है। क्या है गुरुजी? तांबा एक खनिज है और लकड़ी एक अलग चीज है। तो गुरुजी इसको अपन मान ले, गुरुजी खनिज मान लिया जाए बाहर वाले को, और अंदर वाले को तांबा मान लिया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही बैठता है। और लकड़ी है वो एक अलग वस्तु है, तो ये बैठ सकता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन होगा लाडले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गुरुजी, आम फल व घास का अपन को वेन आरेख बताना है, तो कौन सा आरेख इसमें बन सकता है हमें यह बताना है। तो बता दीजिए एक बार। ए बनेगा, ब बनेगा, स बनेगा या द बनेगा? एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। रीजनिंग के जो चैप्टर वाइज है लगभग 10 चैप्टर आपको बीएसटीसी में दिए गए हैं, जिसमें 7 चैप्टर ऐसे हैं जो एकदम इजीली है। तो साथ दीजिए आम फल घास। जी हाँ, देखते हैं किस में ये कॉन्सेप्ट बैठता है। गुरुजी पहला ऑप्शन में देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल पहले में ही देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो पहले को अगर आप मान लेते हैं गुरुजी, आम मान लिया, अंदर वाले को आम मान लिया और बाहर को इसको मान लिया गुरुजी फल मान लिया, तो आम और फल का तो ये कॉन्सेप्ट बैठ रहा है यहाँ पे, और घास एक अलग है, तो इसको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है। और जो अगर दूसरे तीसरे ऑप्शन में देखते हैं तो गुरुजी इसमें कोई बन नहीं रहा है, क्योंकि फल कभी घास नहीं हो सकता, और इसमें भी अगर ये भी बन रहा है तो ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि घास फल नहीं हो सकता, और इसमें घास अगर बाहर रखा जाए तो भी सभी फल है वो घास नहीं हो सकते। तो आपका जो ए ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा। अगले बात करते हैं गुरुजी, मकान ईंट फूल कि मकान ऊंट ईंट और पुल होता है, वो पुल जो बना होता है सड़कों पे या रेल पुल होता है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो बता दीजिए कि मकान ईंट पुल का कौन सा बन रहा है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा या चौथा? बताइए। देखिए दूसरा ऑप्शन तो अलग अलग है कि मकान अलग है, ईंट अलग है, पुल अलग है, तो ये बन सकता है क्या? तो गुरुजी तीनों तो नहीं बन सकते, क्योंकि गुरुजी मकान है वो भी ईंट से बनता है और पुल है वो भी ईंट से बनता है।
तो लाडले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट देखो जिसमें ईंट से ही मकान बनता हो और ईंट से ही पुल बनता हो, तो गुरुजी इसमें देख लिया जाए तो स में भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन एक में बन रहे हैं, तो गुरुजी नहीं बन सकता। और सदै में गुरुजी दो अलग बन रहा है, एक अलग बन रहा है, तो भी नहीं बन सकता। तो गुरुजी बात करते हैं पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका मकान है वो भी ईंट से ही बनता है। तो गुरुजी पूरे मकान ईंट से नहीं बनते हैं, कुछ ही मकान बनते हैं, क्योंकि पत्थर से भी तो बनते हैं, तो कुछ पार्ट ले लिया। बात करते हैं पुल की, तो इसको ले लिया गुरुजी ईंट ले लिया, इसको ले लिया पुल। तो सारे पुल भी ईंट से नहीं बनते, कुछ पुल तो बनते हैं, ठीक है। तो ईंट से पुल भी बनते हैं, ईंट से मकान भी बनते हैं, और बाकी मकान पत्थरों से भी बनते हैं, और जो बाकी के पुल है वो अलग जो आपके कंक्रीट है उनसे भी बनते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा गुरुजी ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं गुरुजी चाय कॉफी पेय पदार्थ की, तो चाय कॉफी पेय पदार्थ में आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। राइट ऑप्शन देखते हैं इसका, सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? चाय कॉफी पेय पदार्थ। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है आपके लिए कि आप जितना इसको यूज करोगे, जितना आप इस पे वर्क करोगे, उतनी आपको ये समझ में आएगी जी। बिल्कुल आपका जो चाय कॉफी पेय पदार्थ है, मतलब आपकी जो चाय और कॉफी ये दोनों पेय पदार्थ है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट देखो जिसमें चाय और कॉफी दोनों आ जाए और दोनों पेय पदार्थ के अंदर आ जाए। तो गुरुजी इसमें अगर देखा जाए तो गुरुजी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग है। दूसरा ऑप्शन में कुछ कुछ पार्ट है, तो गुरुजी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी कॉफी है वो पूरी पेय पदार्थ है, और चाय है वो भी पूरी पेय पदार्थ है। बात करते हैं सही ऑप्शन की, तो गुरुजी सही ऑप्शन आपका बन सकता है, क्योंकि गुरुजी पेय पदार्थ और कॉफी गुरुजी दो ऑप्शन सेम से दिख रहे हैं, जबकि द ऑप्शन में दोनों मिक्स वेज है। तो चाय कभी कॉफी नहीं हो सकती, कॉफी का कुछ भी पार्ट चाय नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग पेय पदार्थ है। तो गुरुजी आपका सही ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पेय अलग पेय पदार्थ है दोनों, और आपकी कॉफी अलग है और चाय आपकी अलग है, दोनों अलग अलग है। जी हाँ, तो इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। इसी के बीच इस क्लास के बीच से इजाजत चाहते हैं, और जुड़ते रहिए। शाम को 6 बजे मिलते हैं साइंस की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।